हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना सत्ता की साझेदारी का अगला भाग। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो छोटा होने वाला है क्योंकि जल्दी ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सत्ता की साझेदारी हम पढ़ रहे थे। सत्ता की साझेदारी, अब देखिए हमने इसके पहले सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, उसके बाद दो देशों की हमने कहानी पढ़ी, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। इन दोनों देशों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्रीलंका में आपस में दो समुदायों के बीच लड़ाई हुआ, जिससे वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति हुई और श्रीलंका पूरी तरह से बिखर गया एक तरह से। ठीक, उसके बाद हमने देखा एक तरफ कि बेल्जियम जिसने समझदारी दिखाई और अपने संविधान में 4 बार संशोधन करके उसने एक नया रूप लिया, जिससे कारण वहाँ पर गृह युद्ध होने की जो संभावनाएं थी वह खत्म हो गई। ठीक, यानी श्रीलंका ने समझदारी नहीं दिखाई, इस कारण से वह क्या हुआ, तबाह हो गया, वहाँ पर गृह युद्ध हुए। और उसके बाद बेल्जियम ने क्या किया, समझदारी दिखाई, संविधान में संशोधन किया, सभी को समान अधिकार दिया। तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर जो गृह युद्ध की संभावनाएं थी वह खत्म हो गई। ठीक, तो हमें यह भी पता चल गया कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देश में शांति का माहौल बना रहे, सभी समुदायों को हिस्सा मिले, इसका रीज़न हमने पहले ही पढ़ लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है कि भारत में, या फिर बात करें कि हमें सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। ठीक, हम बात करने जा रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। इसका ज़्यादातर हम बात करेंगे कहाँ, भारत की। ठीक, यानी हमारे देश में। देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप, अब भारत की नहीं, दुनिया में भी सभी जगह सेम यही होता है। ठीक, कहीं कहीं बस जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो दूसरे देशों में अलग नाम दिया जाता है उन्हें, लेकिन यहाँ पर जो होता है सत्ता की साझेदारी, यह भी हर जगह एक ही रहता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी देशों में रहती है। ठीक, तो सत्ता की साझेदारी के रूप यानी सभी देशों, दुनिया की बात हो रही है कि किस प्रकार के रूप हमें देखने को मिलते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप, देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप में हमें 2 प्रकार से देखना है मुख्यतः। एक देखना है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब जानते हैं, जो लाइन से हो। ठीक, क्षैतिज का मतलब पंक्ति में। तो पहला क्या है, क्षैतिज वितरण देखना है। यह होता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। सरकार के अंग क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम देखते हैं। तो क्षैतिज वितरण होता है पहला। कैसा, क्षैतिज वितरण। यह होता है किसके बीच, सरकार के अंगों के बीच। अंग, अब सरकार के अंग कहने का मतलब यहाँ है, इसका तात्पर्य है 3 चीज़ों से, यानी 3, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। क्या, न्यायपालिका। ठीक, क्षैतिज वितरण यह होता है सरकार के अंग, इसमें सरकार के अंगों को बांटा जाता है। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी सरकार के अंग इसमें रखे जाते हैं, या सरकार के अंग होते हैं। सरकार जो भी कार्य करती है इनका मुख्य योगदान होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण या रूप बोल सकते हैं। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वितरण मतलब बांटना भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, तो वो ऊर्ध्वाधर में क्या होगा कि सरकार के ही स्तर पर, देखिए इसमें जो थे सरकार के अंग थे, लेकिन इसमें सरकार के ही स्तर पर, सरकार के ही स्तर। अब सरकार के ही स्तर से कहने का मतलब देखिए, इसमें आता है जो पहला आपका आता है केंद्र सरकार। क्या, केंद्र सरकार। दूसरा आपका आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार। तीसरा आपका आता है स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार, स्थानीय सरकार। अब यह तो 2 हो गए। एक इसमें आपको देखने को मिलता है तीसरा होता है जो सामुदायिक सरकार। कौन सा सरकार, सामुदायिक सरकार, यानी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और सामुदायिक।
या 3 थे। सामुदायिक क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में अलग अलग समूहों ने मिलकर एक सरकार चुना था जो सामुदायिक सरकार थी, जो उनके धर्म, संस्कृति और शिक्षा से लेकर निर्णय लेती है। ठीक, धर्म ज़्यादातर नहीं, लेकिन संस्कृति और शिक्षा से लेकर निर्णय लेती है। वह कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। ठीक, तो इसी प्रकार से सरकार के साझेदारी के 3 रूप देखने को मिलते हैं। 2 हैं, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, तीसरा सामुदायिक। क्षैतिज में सरकार के अंगों को बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर में सरकार के ही स्तर पर, यानी ये देखिए, ये तीनों सरकार ही हैं, ये तो सरकार के अंग थे। सरकार के ही स्तर पर 3 भागों में बांटा जाता है, और सामुदायिक में जो समुदाय द्वारा बनाया जाए। अब देखिए, विधायिका क्या होती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। जो नियम या कानून बनाती है क्या करती है? जो नियम और कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या होती है? यह जो नियम कानून लागू करती है, जो नियम कानून लागू करती है, यानी लागू कौन करता है? बनाता कौन है? विधायिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका, यानी शासन इसका होता है। शासन कौन करता है? यही, एक तरह से। ठीक, उसको चलाते कौन है? कार्यपालिका। उसके बाद न्यायपालिका क्या करती है? ये जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं, ठीक, उसके बाद इन्हीं का देख रेख करती है। यानी कोई यदि इन कानून का नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे सज़ा देना। ठीक, यानी दोषी को सज़ा देना। न्यायपालिका क्या करती है? कानून या नियम के पालन का देख रेख, इसका मतलब इसकी देख रेख करती है। या फिर दोषी को दंड देती है। ठीक, दोषी को दंड देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, फिर समझिएगा, विधायिका जो नियम कानून बनाती है, कार्यपालिका जो नियम कानून लागू करती है, न्यायपालिका जो कानून नियम के पालन का देख रेख करती है, यानी कोई इस कानून को तोड़ तो नहीं रहा है, या फिर ये जो नियम कानून बनाए गए हैं इनके ऊपर ध्यान रखती है कि नियम कानून सही है या गलत है, इनका न्याय करने का कार्य करती है, इसके खिलाफ जाने वाले लोगों को सज़ा देती है। ठीक, जैसे कोर्ट में देखते हैं आप लोग, या फिर जो उच्चतम न्यायालय, ये सब होते हैं, वह इसी न्यायपालिका ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दंड देने का कार्य करते हैं। अब देखिए, एक और बात कि अब आती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, यह जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह आपका क्षैतिज वितरण का रूप थे। ठीक, क्षैतिज वितरण का रूप थे। अब क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि यह तीनों, जैसे देखिए, एक लाइन है, इस लाइन पे सामने सामने किसी को बैठा दीजिए, तो यह क्या है? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी को बैठा दीजिए, यहाँ पर किसी को बैठाइए, यहाँ पर, तो ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यह तीनों जो होती हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों क्षैतिज के भाग हैं, और तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं, यानी एक दूसरे पर नियंत्रण, इस बात को समझिएगा ज़रूर। यानी सरकार के अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है। इस पर नियंत्रण ये करती है, इसका नियंत्रण ये भी करता है। ठीक, न्यायपालिका इन दोनों को नियंत्रित करके रखती है। तो इसमें क्या होता है, सरकार के अंग जो होते हैं आपस में एक दूसरे पर नियंत्रित रहते हैं, यानी एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक, जिससे कोई मनमानी न कर सके, यानी यह मनमानी कानून न बना सके, मनमानी कानून न लागू कर सके, और यह इनके कानूनों को देख रेख करती है कि कोई मनमानी ढंग से इन कानूनों का जैसे दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर में ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसको मैंने लिखा तो ऐसे है, असल में ये ऐसे आएंगे, केंद्र सरकार ऊपर आएगा, उसके नीचे स्थानीय राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। यानी सबसे ज़्यादा दर्जा किसको होता है, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास, फिर राज्य सरकार के पास, फिर स्थानीय सरकार के पास। अगर ये नोट हो गया होगा तो उसके बारे में समझाएं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बारे में समझा रहे हैं।
हो गया। चलिए देखिए, 36 में क्या था, एक दूसरे पर नियंत्रण था, ठीक। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार थी, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार के अंगों का या सरकार के स्तर का एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं होता, एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं। अब कहेंगे आप कि सर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंदर कार्य करती है, ठीक, करती है, लेकिन सभी मामलों में नहीं, ठीक। शिक्षा की नीतियाँ अलग अलग राज्यों की अपनी अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा नीति आपने देखा है किस प्रकार की होती है, आपने बिहार का देखिए वहाँ का अलग है, राजस्थान का देखिए अलग है, तो सभी की शिक्षा नीतियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक। तो हर मामले में वो नियंत्रित नहीं करती हैं। यानी केंद्र सरकार के स्तर पर जो सरकारें होती हैं कौन कौन सी होती है, पहला केंद्र सरकार, फिर इसके नीचे आता है आपका राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे आपका आता है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार देखिए यह केंद्र होती है यानी किसी देश की सरकार, ठीक, और यह किसी राज्य की होती है, किसी स्टेट की, ठीक। केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक, ये सब आ जाएंगे। स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत, नगर निगम, ठीक, इसमें ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत, ये क्या है, स्थानीय सरकार है, ग्राम पंचायत, ठीक, यह स्थानीय सरकार है। यह किसी विशेष स्थान, जैसे आपको कोई छोटा कार्य होता है तो अपने गांव के ग्राम पंचायत में जाते हैं, ठीक, तो क्या है, स्थानीय सरकार है। राज्य सरकार अलग होती है, ठीक, केंद्र सरकार अलग है, इन सब का एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए ऊर्ध्वाधर वितरण समझ आ गया। अब सामुदायिक सरकार के बारे में समझ लेते हैं, इसको नोट करिए। सामुदायिक सरकार में बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी समुदाय द्वारा जिसमें अलग अलग जाति धर्म लोग हों या फिर उसमें कई भाषा वाले लोग हों, वो मिलकर बनाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, सामुदायिक सरकार, ठीक। तो देखिए ये लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे इसमें, किसी, इसको यहाँ लिख देते हैं सामुदायिक में सरकार, सामुदायिक सरकार का यह भाग है। इसमें क्या है कि जैसे किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में समूह या समुदाय जिसमें क्या आते हैं, भाषा, धर्म, जाति के द्वारा चुने गए सरकार, चुना गया सरकार, ठीक। जैसे हम बात करें बेल्जियम में क्या हुआ था, सामुदायिक सरकार में वहाँ पर उसके जो भाषाई वाले क्षेत्र थे यानी डच और फ्रेंच भाषी लोग, उन्होंने क्या किया था, मिलकर डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों ने क्या किया था, अपनी सरकार चुनी थी। यानी बेल्जियम में लिख सकते हैं, बेल्जियम में डच, फ्रेंच व जर्मन भाषाई समूहों ने सामुदायिक सरकार बनाई, सामुदायिक सरकार बनाई थी, ठीक। बेल्जियम में डच, फ्रेंच व जर्मन भाषाई समूहों ने सामुदायिक सरकार बनाई थी, इसको लिखिए, समझ आ गया इतना।
चलिए हो गया। देखिए आप लोगों का यहाँ पर अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बारे में बता देते हैं। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार ये अगला टॉपिक है और लास्ट। देखिए गठबंधन सरकार का मतलब समझिए, जैसे जब चुनाव होता है तो उसमें यदि किसी पक्ष को, जैसे अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनमें जितना चुनाव पड़ना चाहिए, मान के चलिए हम मानते हैं कि किसी पार्टी को मान के चलिए 50% से ज़्यादा वोट मिला तो उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक। यानी 50% से ज़्यादा वोट मिला तो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन किसी को 50% से कम वोट मिला, मान के चलिए 46% मिला, तो और किसी को अलग अलग मिले हैं, कम ही मिले, 12, 18 ऐसे मान के चलिए सबको मिले हैं, ठीक। 3 कितना हुआ, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सबको मिले हैं, ठीक। तो इसमें से पहली जो सबसे ज़्यादा पार्टी है तो 46% वाली है, चाहिए कितना होता था 50% प्लस, तो मान के चलिए इसकी सरकार नहीं बन पा रही है। तो इनमें से किसी भी पार्टी से कुछ नेता आए, चाहे दो, इन सभी पार्टियों में से आ सकते हैं अलग अलग, चाहे जो भी, लेकिन 2 या 2 से अधिक, ठीक, 50% से अधिक वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन किसी पार्टी को इतना मिला, मान के चलिए 46% वोट मिला है, ठीक। अब इसको चाहिए 50% प्लस, तो बाकी वोट अन्य पार्टियों को मिला है, ठीक। तो अन्य पार्टियों से जो नेता हैं उनकी जो भागीदार दल हैं, यानी अन्य दलों से भागीदार जो पार्टियां हैं, वह क्या करेंगे, आकर इसमें अपना शामिल हो जाएंगे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। यानी उनको मान के चलिए किसी को 12% मिला है, किसी को 18% मिला है, किसी को ऐसे ही मिला है सबको। तो उनमें से मान के चलिए कोई निकल के आया, बोला कि हम आपके साथ आएंगे, तो इनमें से 2 लोग आ गए हैं, या फिर मान के चलिए 2 आ गए, इसमें से 2 आ गए, 3 आ गए मान लीजिए। तो यहाँ 2% यहाँ से आ गए, 3% से आए, 3 2 5, 4605, 51% प्लस हो गए, ठीक। तो अब इसकी सरकार बन जाएगी। यानी गठबंधन सरकार क्या होता है, किसी सरकार में अन्य एक या एक से अधिक दल के भागीदार होते हैं, यानी एक या एक से अधिक दल के जो नेता होते हैं वह भागीदार होते हैं, ठीक। इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार बनती है, ठीक। जब यह स्थिति आती है तब, जब सत्ता में आने के लिए सरकार को उतने वोट नहीं मिल पाते हैं तो गठबंधन सरकार बनाई जाती है, ठीक है। यानी अन्य दलों से जो लोग आते हैं, अन्य पार्टियां से छोड़कर आते हैं, वह इसमें भागीदार लेने के लिए कि हम अपनी पार्टी छोड़कर उन्हें सीट मिला है तो वह आ जाएंगे, इनमें शामिल हो जाएंगे, तो इनमें वह सीट इसमें शामिल होने लगेगा, गिना जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सरकार बनती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं, ठीक, मिलकर करते हैं। कब करते हैं, जब किसी एक सरकार को बहुमत न मिला हो, ठीक। जब किसी एक दल को बहुमत न मिला हो, बहुमत का मतलब होता है कि ज़्यादा मत, मतलब कि जितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए उतना मत न मिला, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसमें अलग दल के 2 या 2 से अधिक दल के, यानी किसी, चाहे 2 ही दल के आ जाएं, चाहे और भी दल के जितने भी हैं उसके सरकार, उसमें से आ जाए कौन, अधिक दल के भागीदार, यानी कि इनका गठन कौन करते हैं, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं। जब किसी एक दल को बहुमत न मिला हो तब, उस स्थिति में। अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी दल भागीदार होते हैं, यानी भागीदार दल सत्ता में आकर
अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं कि सत्ता में आने के बाद इनका यह लक्ष्य होता है कि हम जैसे ही सत्ता में जाएंगे, यानी उन बड़े दलों के साथ मिलेंगे जो जिसको मिला था ज़्यादा वोट, ठीक, उनके साथ मिलकर हम भी अपना बड़े स्तर पर अपने को ला पाएंगे, जिससे हम भी आगे चलकर बड़ी सरकार बना सकें। ठीक, यह रीजन होता है गठबंधन सरकार का। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। गठबंधन सरकार 2 या 2 से अधिक दल मिलकर बनाते हैं। इसमें एक दल को जब बहुमत नहीं मिला होता है तब आते हैं अलग अलग दल, भागीदार दल सत्ता में आकर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। और एक और बात, इसमें जो दल आते हैं यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। कौन सा? मतलब यह जो सरकार होती है अस्थाई होता है, यानी कोई दल हो सकता है अगली पार्टी के समय, यानी अगली बार जब चुनाव हो तो इनमें से आने वाले जो दल थे वह इनमें से निकल कर जा सकते हैं। ठीक, अपनी दूसरी जो पहली पार्टी थी उसके पास जा सकते हैं या किसी और के पास और के साथ चले जा सकते हैं। तो यह एक प्रकार से अस्थाई सरकार होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। जैसे पहला है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आपको बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का जो रूप है, यानी जो वितरण का रूप है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आपका सामुदायिक सरकार वाला। ठीक, उसके बाद आपने देखा गठबंधन सरकार। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और संघवाद के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगला चैप्टर जो हमारा संघवाद है उसके संघवाद क्या होता है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार से उसमें किस प्रकार से हम पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।